अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा एक्सरसाइज 5.2 के लिए। तो 5.2 में बेसिकली हमें nth टर्म के ऊपर बात करनी होती है। तो देखो AP जिसको हम लोग सीक्वेंस भी बोलते हैं वो हमारा क्या है, मान लो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, इस तरह की ये हमारी AP है। ठीक है, ये हमने जनरल जनरल सीक्वेंस लिख दी। ठीक है, अब अगर मान लो तुम्हारा पहला टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है डी, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ए प्लस डी। उसका नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d, उसका नेक्स्ट टर्म ए प्लस 3d। इसका इस तरह से चलता जाएगा। तो अगर हम कंपेयर करें तो A1 हो गया A2 हो गया ए प्लस डी, A3 हो गया ए प्लस 2d, A4 हो गया ए प्लस 3d। यानी अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, एक कम है। तो इसीलिए ये इंप्लाई करेगा कि an जो है वो क्या है हमारा, a प्लस n माइनस 1d। तो यही हमारा होता है nth टर्म का फार्मूला। अब nth टर्म का मतलब क्या है, देखो ये A1, A2, A3 ये जो नीचे दिखा ना सफिक्स में, ये हमारा असाइन किया गया है पोजीशन के लिए, यानी कौन सी पोजीशन पर ये है, यानी nth पोजीशन पर ये है। देखो एक सीक्वेंस हम लिख रहे हैं 3, 7, 11, 15, इस तरह की हमने एक सीक्वेंस लिखी AP। ठीक है, अगर हम इसमें 18th टर्म देखें, 18th टर्म मतलब जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो 18वें नंबर पर कौन सा नंबर होगा। तो 18th टर्म हम लोग इसके फार्मूले से निकालेंगे, a प्लस 18 माइनस 1d। a है हमारा 3 और ये आ जाएगा 17, और d जो है वो क्या है 7 माइनस 3 यानी कि 4। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 7 4 जा 24, 2 बचेगा, 7 1 जा 7 प्लस 2 6, नहीं सॉरी 4 7 जा 28, तो ये आएगा 8, 4 1 जा 4 प्लस 2 6 प्लस 3, ये आ जाएगा 71। ठीक है, तो 18वें नंबर पर क्या होगा, 71 होगा। तो एक तो हमें ये फार्मूला मिल गया। अब एक चीज देखो, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, इसे अगर ये हमारी AP है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। सेकेंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म माइनस कर दो, या फिर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। मतलब ये हुआ कि दो कंज्यूकेटिव यानी दो साथ वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होगा कि ये जो है हमारे इक्वल होंगे। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 को इधर ले आओ, A1 को उधर ले जाओ, तो A2 जब इधर आएगा तो ये A2 पहले से रहेगा, ये एक A2 आ जाएगा तो ये प्लस का A2, ये इधर आ जाएगा A1 प्लस A3। यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A3। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो A2 हो जाएगा A1 प्लस A3 अपॉन 2। मतलब ये हुआ, समझो, अगर अगर AP में है तो कोई भी 3 नंबर उठाओगे तो जो बीच वाला नंबर होगा वो उनके आस पास वाले नंबर के सम का हाफ होगा। एक ये फार्मूला हो गया, दो फार्मूले हो गए। ये इसको बोलते हैं मीन वैल्यू। ठीक है, मीन निकालने के लिए यानी बीच का वैल्यू निकालने के लिए। तो बीच की वैल्यू निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल भी देख लो, जैसे मान लो एक सीक्वेंस है 2 4 6। अगर मान लो यहाँ पे A2 होता तो A2 अगर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 प्लस 6 अपॉन 2, 8 अपॉन 2, जो आ जाएगा 4। देखो आ गया 4। तो इस तरह से हम लोग बीच की वैल्यू निकाल सकते हैं। दो फार्मूले मिल गए। अब एक चीज देखो, हमने जो चीज पढ़ी है वो है एक तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या करते थे उनको सॉल्व करने के लिए,
दो तीन मेथड थे हमारे, एक तो ग्राफिकल मेथड, उसका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, बाकी दो मेथड थे, एक था एलिमिनेशन मेथड, एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर मान लो यहाँ पे a को x मान लो, d को y मान लो, तो अगर हमें n दे रखा है तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये दो वेरिएबल की एक इक्वेशन मिल रही है। तो अगर हमें दो इक्वेशन मिल गई तो हम उनको सॉल्व करके a और d निकाल सकते हैं, क्योंकि इस तरह के हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो बेसिकली हमें एपी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, एक तो ए, दूसरा डी, बस इन दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी तीसरी कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर ये दो चीजें हमें पता चल गई तो समझ लो पूरा एपी हमें पता है, और एपी पता है तो मतलब सब कुछ पता है। अब यहाँ पे जैसे हमने ये जो फार्मूला लिखा है nth टर्म वाला, ये हमारा कहाँ से, शुरू से, यानी ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, इस तरह से nth टर्म, 10वां 15वां n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर हमसे कह दे कि लास्ट से निकालो, मान लो हमें एक एपी दे रखी है, A1 A2 A3, इस तरह से चलते जाएं और यहाँ कहीं पे बीच में an पड़ जाएगा, ऐसे चलते जाएं। तो एक ये हमारी एपी दे रखी है। अब हमसे कह रहा है कि अगर लास्ट टर्म हमारा है मान लो एल, ये आखिरी टर्म है, अगर लास्ट टर्म एल है तो हमें लास्ट से nth टर्म बताओ, लास्ट से nth टर्म। तो अब एक चीज देखो, लास्ट से nth टर्म बताना है यानी an निकालना है लास्ट से। तो अगर हम लास्ट से निकाल रहे हैं तो अब हमारे लिए जो सीक्वेंस है उसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, l प्लस n माइनस वन। अब कॉमन डिफरेंस देखो, जैसे यहाँ पे d जो है वो हमारा क्या होता है, A2 माइनस A1, और अगर हम आखिरी में चलते चले जाते हैं तो कुल मिला के बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर बाद वाला है l और इससे पहले जो भी आ रहा हो मान लो n माइनस वन। अब अगर हम लोग लास्ट से निकालेंगे तो ये जो d है ये माइनस का d हो जाएगा, तो ये आ जाएगा an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस वन डी। ये हमारा किस चीज का फार्मूला है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी लास्ट से जो है वो हमारा nth टर्म क्या होगा। ठीक है, तो कौन कौन से फार्मूले हो गए, एक तो ये और एक ये और एक ये। तो बस ये तीन चीजें हमें याद रखनी है एक्सरसाइज 5.2 के लिए। 5.3 हमारा सम वाला है, उसके लिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज अ फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस एंड an द nth टर्म ऑफ द AP। तो यहाँ पे ये हमारी एक टेबल दे रखी है और हमें बोल रखा है कि a जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म है और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है और n जो है वो nth टर्म है और an जो है वो nth टर्म है, n हमारा कितने नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जो है यार जितना आसान दिख रहा है इतना है नहीं, लेकिन है आसान भी। हमें एपी के लिए बस क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो ए पता होना चाहिए, दूसरा डी पता होना चाहिए। अगर हमें ये दो चीज़ें पता हैं तो पूरा एपी पता है। ठीक है, तो अब देखो ए की वैल्यू हमें दे रखी है 7, डी की वैल्यू दे रखी है 3, तो और n की वैल्यू दे रखी है 8। तो हमसे पूछ रहा है an निकालो, यानी बेसिकली हमसे a8 पूछ रहा है। तो क्या होगा, a प्लस 8 माइनस वन डी। a की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 प्लस ये 7 और d कितना दे रखा है 3। तो ये आ जाएगा 7 3 जा 21, 7 प्लस 21 क्या आएगा 28। तो an जो है वो हमारा आ गया 28। सेकंड जो दे रखा है इसमें हमें a दे रखा है, n दे रखा है, an दे रखा है, हमें d निकालना है। तो d निकालने के लिए क्या करना है, फार्मूला हमारा सेम ही चलेगा, एक ही फार्मूला चलेगा, वो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। बस इसमें से ही हमें तीन चीजें दे रखी होंगी, चौथी चीज निकालनी है, क्योंकि चार चीजें ना, 1 2 3 4। जब चार वेरिएबल हो तो अगर उसमें से तीन दे रखे हो तो चौथा हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, an दे रखा है 0, a दे रखा है -18, n दे रखा है 10,
क्या निकालना है, डी। समझ गए। अब यहाँ पे 18 को इधर ले आओ तो 18 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 यानी 9 इंटू डी। तो डी आ जाएगा 18 अपॉन 9, 9 टू ज़ा 18, तो इसका मतलब डी क्या आएगा, 2। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ए निकालना है, बाकी सब कुछ दे रखा है। तो डी हमें दे रखा है -3, फार्मूला सेम रहेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। और क्या क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है -5, ए हमें निकालना है, एन दे रखा है 18 माइनस 1, डी दे रखा है -3। ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस टर्म को लेफ्ट में ले आएंगे, तो ये -5 है, ये जब लेफ्ट में आएगा तो ये 3 इंटू 18 में से 1 गया 17 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 7 जा 3 7 21 के 1 हासिल लगे 2, 3 एकम 3 2 5, 17 3 जा 51 -5। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 55, 51 में से 5 जाएगा तो बचेगा 46, यानी यहां पे जो हमारा आएगा वो आएगा 46। अब हम लोग फोर्थ वाला देख लेते हैं, क्या क्या दे रखा है, फार्मूला एक ही है, ए एन दे रखा है 3.6 और ए दे रखा है -18.9 प्लस एन निकालना है n-1 और डी दे रखा है 2.5। ठीक है। तो इसको ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n-1 2.5। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 9 प्लस 6 15, 15 का 5 डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 8 प्लस 3 11, 11 और जो है इसका 1 कैरी किया था वो हो गया 12, 1 प्लस 1 2। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो यहाँ पे ऐसे लिख के कर लो ताकि गलती ना हो, इस तरह से डेसिमल के नीचे डेसिमल। तो इस तरह से अगर करोगे 9 प्लस 6 15 का 5 1 बचेगा, इसको यहाँ लिख लो, 1 प्लस 8 यानी 9, 9 प्लस 3 14, 14 9 प्लस 3 12 सॉरी 9 प्लस 3 12, 12 का 1 बचेगा, यहाँ लिख लो 1 प्लस 1 2, तो 22.5 ये आ गया, n-1 2.5। इसको ले आओ लेफ्ट में, तो n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5। अब डेसिमल के बाद एक ही एक नंबर है, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, हटा दो। अब डिवाइड कर दो 25 से, 25 4 जा 100 और 20 कितने टेबल में आएगा, 25 10 जा 250 यानी 9 टाइप्स आएगा। तो n-1 इज इक्वल टू 9। अगर ऐसे ना आ रहा हो तो पहले 5 से डिवाइड कर लो, फिर 5 से डिवाइड कर लो। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर जाएगा 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू आ गई 10, तो यहाँ पे आएगा 10। अब आते हैं लास्ट वाला टर्म। अब देखो सुनो, एपी हमारा क्या होता है, हमें ए पता हो और डी पता हो तो हम एपी लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे ए हमारा दे रखा है 3.5, डी दे रखा है 0, यानी 3.5 में 0 ऐड करते चले जाओ। तो अब यहाँ पे 3.5 में 0 ऐड करोगे तो 3.5 ही रहेगा ना, इसका मतलब ये हमारी एक क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो अगर कभी भी डी 0 हो जाए तो उस पूरी सीक्वेंस में ए सेम ही रहता है, तो इसका मतलब nth टर्म जो भी आएगा वो 3.5 ही रहेगा। और अगर फार्मूले से देखो तो d जो है वो इसको 0 कर देगा, यानी an जो है वो a के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे 3.5। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो यहाँ पे 2 हमारे पार्ट दे रखे हैं और इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो देखो सबसे पहला क्या दे रखा है, 13th टर्म ऑफ एपी, यानी 30वां टर्म क्या होगा इस एपी का। तो देखो हमें ए पता है, पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ये फार्मूला हमारा पूरी एक्सरसाइज में लगेगा। हमें क्या कहता है, A30
फाइंड करो। ठीक है, दे क्या क्या रखा है, ए दे रखा है 10 और डी हमारा क्या आएगा 7 माइनस 10 मतलब -3। डी हमें -3 मिल गया, ए हमें 10 मिल गया, ए 30 हमें निकालना है, रख दो यहाँ पे। तो ए 30 इज इक्वल टू 10 प्लस एन की जगह पर 30। देखो ए एन ए 30 कंपेयर करो तो एन की वैल्यू क्या आएगी 30, तो वही 30 यहाँ पे हम रख रहे हैं। कई बच्चे कहते हैं ना एन की वैल्यू दे नहीं रखी है, तो जो है कंपेयर कर लिया करो 1 और ये डी जो दे रखा है वो -3। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वही यहाँ पे रखी जाती है। अच्छा, इसमें एक और कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो 30 दे रखा है ना, ये ए एन नहीं दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है। ए पी जो होता है वो A1 A2 A3 A4। ठीक है, जैसे मान लो एक लाइन लगी हुई है, तो यहाँ पे पहले नंबर पर A1 है, दूसरे नंबर पर A2 है, तीसरे नंबर पर A3 है, यानी हम नंबरिंग करते जा रहे हैं 1 2 3 4। अब इनके नाम कुछ ना कुछ होंगे। ठीक है, किसी का नाम रमेश होगा, किसी का नाम सुरेश होगा। वही चीज़ यहाँ पे होता है, यहाँ पे A1 हमारा 10 है, यानी नंबरिंग तो हमने 1 2 3 4 करी है, लेकिन A1 की जगह पर क्या है 10, A2 की जगह पर 7, A3 की जगह पर 4 ऐसे है। तो A30 क्या आ जाएगा हमारा 10 प्लस 29 इंटू 3, और ये है माइनस का पहले आ जाएगा। तो 10 माइनस ये क्या आ जाएगा 3 3 जा 39, 3 3 जा 9, 90 में से 3 जाएंगे तो 87। ठीक है, और 87 में से 10 जाएगा तो 77। तो A30 हमें क्या मिल गया 77। ठीक है, तो माइनस का 77, यानी यहाँ पे ऑप्शन में से प्लस का भी दे रखा है ना, तो हमारा आंसर जो है वो माइनस में आ रहा है। अब हम लोग सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाले में हमें A11 निकालना है और A दे रखा है हमारा -3, D जो है वो क्या आएगा हमारा -1/2 -3। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 - 1/2 आएगा। 2 3 जा 6, 6 में से 1 गया 5/2। ठीक है, तो D आ गया हमारा 5/2। अब हमें चाहिए A11, तो A11 आएगा A प्लस 11 - 1D, और A11 ये क्या आएगा, A की वैल्यू रखो -3 प्लस 11 में से 1 गया 10, D है 5/2, 2 5 जा 10 -3, 5 5 जा 25, 25 में से 3 गया 22। तो A11 आया हमारा 22। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यहाँ पे ये हमारे जो है स्क्वायर दे रखे हैं, इनको हमें फिल करना है। देखो जो फार्मूला है वो हमारा मेन यही है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, एक हमने फार्मूला बताया था कि अगर मान लो 3 AP दे रखे हैं A B C, यानी 3 हमारे कंजुगेटिव नंबर उठा लिए AP में से, तो जो बीच का नंबर होता है B जो है वो इन दोनों के सम का हाफ होता है, A प्लस C/2। ये कब ऐसा देखने में तो लग रहा है कि कुछ खास फायदा नहीं होता है, लेकिन इसका कभी कभी जो है ना फायदा हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो 2 + 26 कितना होगा 28, और 28 का हाफ कितना होगा 40। लो हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखो ये 3 नंबर है ना, 13 + 3 16, 16 का हाफ 8, तो ये 8 हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो -5 आ रहा है, तो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि इससे पहले वाला हमें नंबर चाहिए। तो देखो 3 में हमने 5 ऐड किया 8 मिल गया, 8 में हमने 5 ऐड किया 13 मिल गया, तो 13 में जब 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थर्ड वाला, अब इसमें हमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर नहीं मिले, 3 में से 2 पता होते तो हम कर सकते थे, यहाँ पे हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो थर्ड वाले पार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। A1 क्या दे रखा है हमें, A यानी 5। ठीक है,
1 2 3 4, तो A4 हमें क्या दे रखा है 9 1/2, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, A+4 - 1 यानी 3D इज इक्वल टू 9 1/2, और A हमारा है 5, तो 3D, ए इधर है प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का, 9 1/2 -5, तो ये कितना हो जाएगा 3D इज इक्वल टू 9 में से 5 गया 4, तो 4 1/2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 4 जा 8, 8 + 1 9, 9/2, तो D आ जाएगा हमारा 9/2 × 3, ठीक है। तो 3 हमारा आ गया, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो D की वैल्यू क्या आ गई 3/2, D हमें मिल गया 3/2। तो थर्ड वाले पार्ट में हमें D मिला है 3/2, तो इसका मतलब हम ये वाला नंबर निकाल सकते हैं। तो A2 हमारा आएगा 5 + 3/2, मतलब 2 5 जा 10, 10 + 3 13, 13/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 1/2, तो ये आएगा हमारा 6 1/2। उसके बाद में A3 अगर हमें चाहिए तो इस 6 1/2 में हम 3/2 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा, देखो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही कर लेते थोड़ा आसान हो जाएगा, 13/2, तो ये आ जाएगा 13 + 13 यानी 16/2, और A3 हो जाएगा 2 8 जा 16, तो ये आ गया 8, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ वाले पार्ट पे। तो फोर्थ वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है, हमें A1 दे रखा है -4, जो कि A होता है। उसके अलावा हमें कुछ नहीं दे रखा है, उसके अलावा हमें लास्ट वाला टर्म दे रखा है। लास्ट वाला टर्म है कौन सा, 1 2 3 4 5 6, यानी A6 दे रखा है 6, ठीक है। अब यहाँ पे A6 हमें कैसे लिखना पड़ेगा, A6 का हम फार्मूला रख देंगे, तो ये क्या आएगा हमारा फार्मूला, देखो A+ यहाँ पे आएगा 5D इज इक्वल टू 6, A है हमारा -4, तो ये -4 + 5D इज इक्वल टू 6, ये -4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 5D इज इक्वल टू 6 + 4 यानी 10, तो D आ जाएगा हमारा 2, D हमें 2 मिल गया। तो इसमें अगर हम 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2, और इसमें अगर हम 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये 2, और इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये 4, सारे हो गए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, यानी फिफ्थ वाला पार्ट। हमें क्या दे रखा है, A2 दे रखा है, A2 दे रखा है 38, और 1 2 3 4 5 6, A6 दे रखा है -22। तो देखो अगर हमें दो वेरिएबल दे रखे हैं और दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ के। तो A2 हमारा क्या हो जाएगा, A + D इज इक्वल टू 38, और A6 हमारा क्या हो जाएगा, A + 5D इज इक्वल टू -22। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशन मेथड थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 5 में से 1 गया तो -4D, 38 में 22 ऐड करेंगे, 38 40 40 और +20 यानी 60, तो D की वैल्यू आ जाएगी -15, ठीक है। D की वैल्यू क्या आ गई -15। अब हमें D तो मिल गया, तो A भी चाहिए, तो A यहां से निकाल लेंगे फर्स्ट वाले से, तो A -15 इज इक्वल टू 38, A आ जाएगा 38 + 15, ऐड कर देंगे दोनों को, 8 5 13, 8 5 13, और ये बचेगा 3 + 1 4, 4 + 1 5, 53, तो A आ गया हमारा 53। अब 53 में हम लोग अगर -15 ऐड करेंगे तो बचेगा 38, 38 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, देख लो, 3 2 23, 23 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 8,
8 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, वो भी माइनस का, -7, -7 में से 15 जाएगा तो 20, माइनस का 22। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। कौन सा टर्म इसमें जो है 78 होगा। यानी हमें क्या दे रखा है, समझो, हमें दे रखा है an इज इक्वल टू 78 और हमसे पूछ रहा है n की वैल्यू कि कौन सा टर्म जो है वो हमारा 78 होगा। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए होता है, a चाहिए होता है, a है हमारा 3, d चाहिए होता है, d आएगा हमारा 8 माइनस 3 यानी कि 5। अब हम फार्मूला लगा देंगे, सिंस a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a n हमें दे रखा है 78, a हमें दे रखा है 3, n की वैल्यू चाहिए है, d दे रखा है 5। 3 इधर जाएगा तो 78 में से 3 जाएगा तो 75 बचेगा, n माइनस 1 5, n माइनस 1 5 इधर डिवाइड में जाएगा तो 75 अपॉन 5 डिवाइड कर लेते हैं तो यह आएगा 5 1 जा 5 और ये बचेगा 2 2 5 5 5 जा 25। तो n माइनस 1 आ जाएगा 15, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1 उधर चला जाएगा तो 15 प्लस 1 16, n की वैल्यू आ गई 16 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा टर्म पूछ रहा था, तो 16th टर्म जो है 16th टर्म क्या होगा 78। ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो यहाँ पे ये हमारी एपीज दे रखी है और हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितने टर्म होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला टर्म है इसको हम लोग an मानते हैं। क्या मानेंगे, an इज इक्वल टू 205। a हमें दे रखा है 7 और d हम लोग निकाल लेंगे 13 माइनस 7 जो कि आएगा हमारा 13 में से 7 गए 6। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए है, n चाहिए है। ठीक है, तो an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। an दे रखा है 205, a दे रखा है 7, n निकालना है, d दे रखा है 6। इसको लेफ्ट में ले आएंगे, 205 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, n माइनस 1 6। 205 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 198, 9 माइनस 1 6, तो 9 माइनस 1 जो है ये आ जाएगा 198 अपॉन 6। 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 3 जा 30, 6 3 जा 18 और फिर 6 3 जा 18। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 33 प्लस 1 यानी 34। तो इसमें कितने टर्म होंगे, 34 टर्म होंगे। ठीक है, सेकेंड वाला देखो क्या क्या दे रखा है, an दे रखा है -47 और a दे रखा है हमारा 18, d हमारा क्या आएगा 55 1/2 -18। तो ये क्या आएगा, इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15 30 1 31 31 अपॉन 2 -18 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 31 माइनस 36 अपॉन 2 यानी -5/2 ये आएगा। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे फार्मूला लगाएंगे, n की वैल्यू चाहिए है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an हमें दे रखा है -47, a हमें दे रखा है 18 और n की वैल्यू चाहिए, d दे रखा है -5/2। इसको इधर ले आओ तो -47 माइनस 18 इज इक्वल टू -n माइनस 1 5/2 और यहां पे ये क्या आ जाएगा हमारा, देखो ऐड कर देंगे 15 और 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6, तो ये आ जाएगा माइनस का n माइनस 1 5/2। माइनस से माइनस कैंसिल और 5 की टेबल में 65 कब आता है, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 और 13 2 जा 26। तो थोड़ा सा हमने शॉर्टकट कैलकुलेशन कर दी
तो ये आ जाएगा 26। n की वैल्यू आ जाएगी 26 प्लस 1 यानी 27। तो इसमें कितने टर्म होंगे? 27 टर्म होंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है? चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी। तो यहां पे कह रहा है कि चेक करो कि ये वाला जो टर्म है ये इस एपी का टर्म होगा या फिर नहीं होगा। ये टर्म नहीं, ये नंबर है। ये नंबर इसका टर्म होगा कि नहीं होगा। तो जो अगर हमसे पूछ रहा है कि ये वाला नंबर इसका टर्म होगा या फिर नहीं होगा, तो हमें क्या दे रखा है? यानी an दे रखा है, कोई ना कोई nth पोजीशन पर होगा। ए हमें दे रखा है 11 और डी दे रखा है हमारा 8 माइनस 11 में से 8 गया तो -3। अब क्या बचा? n बचा। तो बेसिकली हमें n फाइंड करना है। तो मतलब ये हुआ कि चेक वेदर -150 इसका टर्म है या नहीं है। n की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि n की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगी जब हम पूरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो इससे कैसे पता चलेगा कि ये वाला टर्म जो है इसका हिस्सा है या फिर नहीं है? तो उसमें ये होता है कि अगर n की वैल्यू इंटीजर आई, पॉजिटिव इंटीजर है, तब तो ये इसका हिस्सा है, यानी ये इसका टर्म है, अदरवाइज नहीं। यानी अगर फ्रैक्शन में आ जाए या फिर डेसिमल में आ जाए या निगेटिव आ जाए तो फिर ये हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, अब देखो तो यहां पे an दे रखा है -150, a दे रखा है, फार्मूला लिख देते हैं नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। a हमारा दे रखा है 11 प्लस n-1, d दे रखा है -3। इसको लेफ्ट में ले आते हैं। 150 माइनस 11 -3n-1 और ये हो जाएगा -161 इज इक्वल टू -3n-1। ये इसको डिवाइड करवा देते हैं तो ये आ जाएगा 161/3 इज इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 161/3, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 में ये ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 164/3। तो इसको ऐड करके देख लेते हैं। 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 4 11। तो 3 जो है वो 164 को डिवाइड नहीं करता है। दिस इंप्लाइज देन n इज नॉट इंटीजर। इसका मतलब आंसर हो जाएगा नो, दिस इज नॉट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो आंसर हमारा सिंपली नो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है? फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी। हमसे कह रहा है A31 फाइंड करो। हमें दे रखा है हुज 11th टर्म, A11 दे रखा है 38 और 16th टर्म यानी A16 दे रखा है 73। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें दे रखी हैं और हमें ये निकालना है। तो देखो सुनो, हमारा n तो दे रखा है और जो हमारा फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d, n की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, n की वैल्यू दे रखी है, an दे रखा है, ये दो चीजें तो दे रखी है। तो बची कौन सी दो चीजें? a और d, और उसके लिए हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम पढ़ के आए हैं कि अगर हमें दो वेरिएबल की इक्वेशन है तो अगर दो इक्वेशन हमें मिल गई तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो वही चीज हम यहां पे करेंगे। देखो A11 है हमारा 38, A16 है हमारा 73। ठीक है, अब वैल्यू रख दो। A11 क्या हो जाएगा? A प्लस 11 में से 1 गया यानी 10d इज इक्वल टू 38। A प्लस 16 में से 1 गया 15d इज इक्वल टू 73। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस तरह से, a से a कैंसिल, 15 में से 10 गए 5, वो भी माइनस के क्योंकि बड़ा नंबर 15 है। 73 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 13 में से 8 गए 5 और यहाँ पे बचे 6, 6 में से 3 गए 3, तो 35 आएगा, वो भी माइनस का। डिवाइड कर लेते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, 5 के टेबल में 35 कब आएगा? 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। तो डी की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, डी मिल गया। ए निकाल लेते हैं। ए हम लोग कहां से निकाल सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन से। तो ए प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी
70, 38 माइनस 70, तो ये आ जाएगा हमारा a इज इक्वल टू 70 माइनस 38। 10 में से 8 गए 2, और यहाँ बचे 6, 6 में से 3 गए 3, तो यह आएगा -32। ए की वैल्यू भी मिल गई, डी की भी वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए A31, तो A31 हमारा क्या हो जाएगा, देखो A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D, इससे एक कम ये होता है। A है हमारा -32 प्लस 30D है हमारा 7, तो ये आ जाएगा 32 प्लस 210। 210 में से 32 गए, कितने बचेंगे, 210 में से 32 गए, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पे बचा 0, यहाँ से 1 कैरी करेंगे 10, 10 में से 3 गए 7, ये बचा 1, 178। तो A31 जो है वो हमारा क्या आएगा, 178, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रखा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। समझो क्या क्या दे रखा है, जो चीजें हमें दे रखी हैं उसको हम लोग लिखते चलेंगे, ठीक है। यहां पे कह रहा है कि 50 टर्म है टोटल, यानी एन की वैल्यू 50 है, टोटल 50 है, ठीक है। A3 हमें दे रखा है 12, और लास्ट टर्म, अब 50 टर्म है तो ये 50वां टर्म दे रखा होगा ना, यानी A50 दे रखा है हमें 106, ठीक है। हमसे कह रहा है 29th टर्म बताओ, यानी A29 बताओ, ठीक है। जो चीजें दे रखी थी उनको हमने सिंपली लिख लिया बस। तो अब यहां पे 2 टर्म दे रखे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 इक्वेशन बना सकते हैं। सिंस A3 इज इक्वल टू 12 और A50 इज इक्वल टू 106, ठीक है, ये हमें दे रखा है, और हमें चाहिए 29 वाला। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, और A50 हो जाएगा A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो ये आ जाएगा, इसको माइनस 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 कर देंगे, ये कैंसिल आउट। 49 में से 2 जाएगा तो बचेगा 47D, और 106 में से 12 जाएगा तो ये बचेगा हमारा 94, ठीक है, 94, वो भी माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल आउट। 47/94, 45 दूना 90, 7 दूनी नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये ऐसे लिख लेते हैं 94/47। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट तो डिवाइड नहीं कर पाते क्योंकि 47 का टेबल तो हमें आता नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे थोड़ा सा लॉजिकल, 47 है तो 45 का टेबल पढ़ लो, 45 2 जा 90। अब यहाँ पे 45 में 2 ऐड करोगे तो 7 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 का टेबल करो, 2 2 जा 4, तो 90 में 4 ऐड करोगे 94, तो मतलब 2 टाइम्स जा रहा है, ये जा रहा है 2 टाइम्स, तो डी की वैल्यू आ गई 2। डी मिल गया फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, फ्रॉम 1। ए क्या मिल जाएगा, a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, मतलब a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 4, मतलब 8। a मिल जाएगा 8, a मिल गया, d मिल गया, समझ लो AP मिल गया। A29 क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1D। a की वैल्यू कितनी दे रखी है, अभी निकाली 8, n तो हमें दे रखा है 29 माइनस 1, d हमने निकाल लिया 2, तो 8 प्लस 28 इंटू 2, ये आ जाएगा 8 प्लस, ये क्या आ जाएगा, 25 दूना 50, 8 दूनी 16, 56, 56, ठीक है। तो ऐड कर देंगे, 56 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 64। तो A29 यानी 29th टर्म जो है वो हमारा क्या होगा, 64। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो देखो क्या क्या दे रखा है, A3 यानी A3 दे रखा है हमारा,
और A9 दे रखा है। A3 कितना दे रखा है 4, A9 दे रखा है -8। ठीक है, अब यहां पे हमसे पूछ जो चीज रहा है वो है an इज इक्वल टू 0, यानी n की वैल्यू पूछ रहा है जिसके लिए an हमें क्या मिल जाए 0 मिल जाए। तो ये आ जाएगा हमारा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ठीक है, सब्सटीट्यूशन मेथड लगा देंगे या फिर एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड थोड़ा आसान रहता है क्योंकि इसका a का कॉफिशिएंट सेम रहता है। सब्ट्रैक्ट कर दो तो a से a कैंसिल, 8 में से 2 गया -6d, 8 प्लस 4 12, d की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन -6 यानी -2। इसको 1 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस ये हो जाएगा -4, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू हो जाएगी -4 उधर जाएगा प्लस का 4, 4 प्लस 4 8, a आ जाएगा 8। ठीक है, इस तरह से। अब हमसे कह रहा है an जो है वो 0 कब होगा, यानी n की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an हमें दे रखा है 0, a हमने निकाल लिया 8, n माइनस 1 और d दे रखा है -2। ठीक है, 0 8, ये हो जाएगा -2 n माइनस 1, इसको ले आओ लेफ्ट में तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 2 4 जा 8 यानी n माइनस 1 हो जाएगा 4। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस 1 यानी 5। तो हमसे पूछ रहा था कि कौन सा टर्म जो है वो 0 होगा। दिस इंप्लाइज दैट फिफ्थ टर्म इज 0, पांचवा टर्म जो है वो हमारा 0 होगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। समझो पहले, देखो यहां पे लैंग्वेज का थोड़ा सा खेल होता है। A17 की बात कर रहा है तो घबराओ नहीं, डायरेक्ट लिख लो A17। A10 की बात कर रहा है तो A10 लिख लो। अब यहां पे कह रहा है एक्सीड्स, तो बीच में इक्वलिटी कहीं ना कहीं आएगी। समझो 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, यानी 10वें टर्म को 7 से अगर हम ऐड कर दें तो जो चीज मिलेगा वो हमारा A17 होगा। एक्सीड का मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है, यानी 10th टर्म से 7 आगे बढ़ चुका है A17। ठीक है, अब देखो ये चीज हमें दे रखी है, हमसे कह रहा है फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे देखो फार्मूला लगा दो, ये आ जाएगा a प्लस 17 में से एक गया 16d इज इक्वल टू 7 प्लस a प्लस 9d। a से a कैंसिल आउट, इस 9d को लेफ्ट में ले आओ तो 16d माइनस 9d, इधर क्या बचेगा 7, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7 इज इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू आ जाएगी 7 1 जा 7 यानी 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स फिफ्थ टर्म, यानी इस एपी का कौन सा टर्म जो है वो 130 मोर देन 54th टर्म, यानी जो 54th टर्म होगा इस एपी का कौन सा टर्म, उस टर्म को हम an मान लेते हैं जो कि 154th टर्म से 132 ज्यादा होगा, यानी 132 हम इधर ऐड कर देंगे। अब यहां पे बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है, वो ये रहता है कि 132 इधर ऐड कर रहे हैं, इधर क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, है ना। तो ये पहले तुम देखो लैंग्वेज समझो, हमसे an लिख लो एक तरफ लिख लो 154। अब इसमें देखो कि नंबर छोटा है कौन सा, यहां पे कहता है विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी, हो जाएगा 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, जो इसका 54वां टर्म है, ठीक है 54वां टर्म है उससे 132 ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब स्मॉल टर्म कौन सा है ये और लार्ज कौन सा है ये। तो अगर बीच में इक्वल लगाना है तो स्मॉल में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, अब ये इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो वही चीज हम लोग यहां पे कर रहे हैं। अब an हमें
जो है क्या करना है, निकालना है, माने an नहीं निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू निकालनी है तो इसमें हम सब फार्मूले रख देंगे, a प्लस एन माइनस वन डी, और यहाँ पे ये आ जाएगा a प्लस 54 में से 1 जाएगा तो बचेगा 53d प्लस 132। a से a तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। n माइनस वन, डी की वैल्यू क्या आएगी, 15 में से 3 गए 12, यहां पे 15 इंटू 12 प्लस 132, 12 से डिवाइड कर दो, n माइनस वन, जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 53, इसको जब 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12 वन जा 12, यहाँ पे 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 12 वन जा 12, 11 बचेगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 53 में देखो ये -1 है, इधर जाएगा तो इस 11 को 12 कर देगा, तो हम डायरेक्ट 53 में 12 ऐड कर देते हैं। तो 53 में 2 ऐड करेंगे 55, 55 में 10 ऐड करेंगे तो 65। तो n की वैल्यू आ गई 65। दिस इंप्लाइज दैट 65th टर्म ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी हैं, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म इज। समझो, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, इसका मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सेम ही होगी। जैसे मान लो एक सीक्वेंस हमारी स्टार्ट हो रही है 2 से और कॉमन डिफरेंस हम मान लेते हैं 5 है, तो 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 5 22, 22 + 5 27, इस तरह से हमारा चलता जा रहा है। अब एक सीक्वेंस जो हमारी स्टार्ट हो रही है वो मान लो स्टार्ट हो रही है 5 से, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 15 + 5 20, 20 + 5 25, 25 + 20 30, इस तरह से चलता जाएगा। अब यहां पे मान लो कोई रैंडम 2 टर्म उठा लिए हमने, ये भी थर्ड टर्म है इसका और ये भी इसका थर्ड टर्म है। इन दोनों को जब डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, 15 में से 12 गया 3, तो अब यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है वो सब में 3 ही आएगा। मतलब यहां पे कोई भी तुम रैंडमली उठाओगे उसमें डिफरेंस कितना रहेगा, 3 ही रहेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों सीक्वेंस का सेम है। इसका मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। तो यहां पे अगर हमसे कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम है और 100th टर्म यानी दोनों सीक्वेंस का 100 टर्म जो है उनका डिफरेंस 100 है, तो 1000th तो जो टर्म होगा उसका डिफरेंस भी 100 ही होगा। सिर्फ थाउजेंड्स के टर्म की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अगर हम लोग कोई भी टर्म लें, 5000 ले लें, 10,000 ले लें, कोई भी टर्म ले लें, उसका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। और ये डिफरेंस आता है हमारा इन दो से। अब यहाँ पर ये तो हमने लॉजिकली बता दिया, इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। मान लेते हैं एक सीक्वेंस है हमारी A1 A2 A3 A4 इस तरह से है। एक मान लेते हैं B1 B2 B3 B4 इस तरह से है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का nth टर्म an और इसका nth टर्म bn हमें क्या दे रखा है, 100, यानी क्या नाम उसका, सॉरी हाँ 100, n की वैल्यू 100 रख लेते हैं, यानी ये हमें दे रखा है। हमें 100th टर्म जो है ना उनका डिफरेंस 100 दे रखा है, तो 100 के जगह पर रखो, यहां पे आएगा हमारा A1 प्लस 100 माइनस 1 डी। कॉमन डिफरेंस तो सेम है, इसका मतलब डी हम रखेंगे दोनों के लिए। यह आएगा B1 प्लस 100 माइनस 1 डी, ठीक है, इज इक्वल टू 100। अब ये आएगा A1 प्लस 100 में से 1 गया 99 डी माइनस B1 और ये आएगा माइनस का 99D इज इक्वल टू 100। अब ये 99D है प्लस का और ये है माइनस का, तो ये प्लस में से माइनस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो A1 माइनस B1 इज इक्वल टू 100। तो मतलब क्या हुआ कि इसको हम देख सकते जो फाइनल हमारा आंसर आया ये हमारा डी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी डी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, कट चुका है। तो मतलब ये हुआ A1 माइनस B1 क्या है हमारा 100। अब समझो
हमसे कह रहा है 1000th टर्म, यानी 1000 माइनस B1000, ये हमें निकालना है। तो देख लो, A1000 क्या है हमारा, A1 प्लस 999D, ये आएगा B1 प्लस 999D, ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा A1 माइनस B1, और A1 माइनस B1 हमारा कितना है 100, तो 100 टर्म भी क्या हो गया 100 ही आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्या दे रखा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो कितने 3 डिजिट नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। देखो, सबसे छोटा नंबर तो है 1000, जो 3 डिजिट नंबर है, सॉरी 100 है जो 3 डिजिट नंबर है, जो सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या है 999, ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है जो 3 डिजिट है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे छोटा ऐसा 3 डिजिट नंबर निकालेंगे जो 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, पहले हम 100 को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड तो होगा नहीं, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 0 उतार लो। 7 4 7 चौक 28, 7 4 जा 28, कितना बचा 2 बचा। तो अब रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है, इसका मतलब 100 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 98। 100 में से 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 98। 98 हमारा क्या है 7 से डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन ये 2 डिजिट नंबर है, तो नेक्स्ट जो होगा वो हमारा जो 3 से डिविजिबल होगा, वो सॉरी 7 से डिविजिबल होगा, वो क्या होगा 98 में 7 ऐड कर दो तो ये आएगा 105। इसका मतलब ये होगा कि सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है वो है 105 जो 7 से डिविजिबल हो। तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 105। ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो हमारा 7 रहेगा, क्योंकि 105 जो है ना, उसका जो नेक्स्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो वो हमारा इसमें 7 ऐड करने पर मिलेगा। अच्छा, ऐसे समझो, छोटे लेवल पर 7 है, 7 से डिविजिबल है, नेक्स्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा 7 के टेबल में होगा, मतलब 14, और उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 14 के बाद 21, इनके बीच में कोई भी नंबर नहीं होगा जो 7 से डिविजिबल हो। तो क्या करते जा रहे हैं हम 7 ऐड करते जा रहे हैं, तो मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 7। अब देखो, a मिल गया, d मिल गया, हमें क्या चाहिए है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n की वैल्यू चाहिए है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, an भी चाहिए होगा, यानी लास्ट टर्म भी चाहिए होगा। तो लास्ट टर्म यानी सबसे बड़ा नंबर है हमारा 999, इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो जो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, ये आएगा 2, 9 उतार लेंगे 29, 7 4 जा 28, तो ये बचेगा 1, 9 उतार लेंगे, 7 2 जा 14, तो ये बचेगा 5। ठीक है, 19 में से 4 गए 5, ठीक है 5 बचा। तो इसका मतलब ये हुआ 999 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जब 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 994 ये आएगा, और ये हमारा होगा लास्ट टर्म, यानी an जो है वो होगा 994। ठीक है, फार्मूला रख दो, an जो है वो हमारा हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 994। a की वैल्यू है 105, n माइनस 1 7 994, n माइनस 1 7 994 में से 105 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 14 में से 5 गए 9, और यहां बचे 8, 8 में से 0 गए 8, यहां बचा 9, 9 में से 1 गया 8, तो 8 8 9, n माइनस 1 7, ये हमारा आ गया इतना। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो n माइनस 1 8 8 9 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7, 1 बचेगा 18, 7 2 जा 14, 4 बचेगा 49, 7 7 जा 49, तो n की वैल्यू हो गई n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, n की वैल्यू हो गई 128। ठीक है, तो इसके बीच में कितने टर्म होंगे 128, जो 128 नंबर होंगे इसके और इसके बीच में जो 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, यही पूछ रहा था, तो ये हमने निकाल दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्या दे रखा है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 4 का मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि 4 के टेबल में होना चाहिए। तो कितने नंबर होंगे 10 और 250 के बीच में जो 4 के टेबल में आते हों।
देखो 10 तो हमारा 4 के टेबल में नहीं आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी जो पहला नंबर होगा 12 के 10 और 250 के बीच में जो 12 4 के मल्टीपल में हो वो होगा 12। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा हमारा, 4 का मल्टीपल की बात चल रही है यानी कि कॉमन डिफरेंस 4 ही रहेगा, क्योंकि अगर हमारा 12 है तो नेक्स्ट नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा वो होगा 12 प्लस 4 यानी 16। डी मिल गया, ए मिल गया, और हमें अब लास्ट टर्म चाहिए यानी ए एन। तो 250 को 4 से डिवाइड करो, तो 250 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 4 8 जा नहीं 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 1 आ जाएगा, 0 उतार लो, 4 2 जा 8 बचेगा 2। तो 250 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिल जाएगा 248। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो होगा 248, यानी ए एन होगा हमारा 248, हमें चाहिए है एन। तो ए एन जो है वो है हमारा 248, ए एन की वैल्यू रख दो ए प्लस एन माइनस 1, डी इज इक्वल टू 248, ए की वैल्यू रख दो 12 प्लस एन माइनस 1, डी रख दो 4, 248, 12 को राइट साइड में ले जाओ तो 4 एन माइनस 1, 248 माइनस 12, 8 में से 2 गए 6, और 4 में से 1 गए 3, और ये 2, 4 n माइनस 1। उसके बाद में इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 से, तो n माइनस 1, इसको 4 के टेबल में पढ़ो, 4 5 जा 20, 3 बचेगा 36, 4 के टेबल में 4 9 जा 36, तो n की वैल्यू आ जाएगी 59 प्लस 1 यानी 60। n की वैल्यू क्या आ गई 60, और हमसे यही पूछ रहा था कितने टर्म होंगे, तो वो होंगे 60 यानी 60 नंबर ऐसे होंगे 10 और 250 के बीच में जो कि हमारे 4 के मल्टीपल में होंगे। 4 के मल्टीपल मतलब 4 से डिवाइड हो रहे होंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। वैसे तो हम इसको सॉल्व कर चुके थे, लेकिन एक सिली सी मिस्टेक की वजह से दोबारा सॉल्व करना पड़ रहा है, आंसर गलत हो गया। क्या गलती करी थी यहाँ पे, 63 है, ये 3 इधर लेकर आएंगे, 63 माइनस 3 होना चाहिए, पता नहीं कैसे हमने 65 लिख दिया, ये मिस्टेक थी। तो बहरहाल इस क्वेश्चन में कहता है कि n की वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए nth टर्म इस AP और इस AP का इक्वल हो जाए। तो हमें क्या करना है, ए एन इज इक्वल टू बी एन रखना है, जहां पर ए एन हमने इस AP को मान लिया, बी एन जो है वो इस AP को मान लिया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ए एन हमारा क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी, बी एन को हम लोग बी मान लेते हैं फर्स्ट टर्म इसका, एन माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस को डी प्राइम मान लेते हैं। ए यहाँ पे हमें दे रखा है 63 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना दे रखा है 65 माइनस 63 यानी 2, और बी दे रखा है हमारा 3 यानी फर्स्ट टर्म, n माइनस 1, और यहां पे जो कॉमन डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है 7। अब देखो, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 63 माइनस 3, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, ये हो जाएगा 7n माइनस 7। 63 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 60, और 60 में से 2 जाएगा तो 58 प्लस 2n, और 2n को हम लोग राइट साइड में ले आते हैं और इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, 7n माइनस 2n। इसी शॉर्टकट के चक्कर में हम गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो है शॉर्टकट थोड़ा सा तो चलता है। 58 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 65, और 7n में से अगर हम 2n सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 5n। n की वैल्यू आ जाएगी 65/5, और ये आता है हमारा 15 1 जा 15, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 15 5 3 जा 15, तो ये आ गया हमारा 13। तो n की वैल्यू क्या आ गई 13, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्या दे रखा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। एक एपी बनाओ जिसका थर्ड टर्म हमें 16 दे रखा है, एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। देखो एक्सीड्स का मतलब होता है आगे निकल जाना, आगे निकल जाना मतलब बढ़ जाना। तो आगे कौन निकल रहा है 17th टर्म,
यानी A7 जो है ये आगे निकल रहा है तो बड़ा होगा, जब आगे निकल गया। और किससे आगे निकल रहा है? फिफ्थ टर्म से, तो ये छोटा होगा। अब सवाल ये है कि 12 किधर ऐड होगा, तो बीच में अगर इक्वल लाना है तो 12 हमारा स्मॉल में ऐड करेंगे। इस तरह से हम लोग सीख सकते हैं एक्सीड्स और 12 को किधर रखना, क्योंकि बच्चे गड़बड़ ये कर देते हैं 12 को यहां लिख देते हैं, है ना। तो ये चीज नहीं, एक्सीड्स का मतलब आगे निकल गया, और कौन आगे निकल गया? सेवेंथ टर्म, ठीक है। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है? थर्ड टर्म यानी A3 हमें दे रखा है 16, और क्या दे रखा है? A7 इज इक्वल टू 12 प्लस A5, ये दो चीजें हमें दे रखी हैं। और हमसे कह रहा है AP फाइंड करो, तो जाहिर है AP फाइंड करने के लिए हमें A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। तो A3 हमें जो दे रखा है उसका इस्तेमाल करेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम A3 को लिख लेते हैं, तो यह आएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। A7 लिखेंगे तो A प्लस 6D इज इक्वल टू 12 प्लस A प्लस 4D। A से A कैंसिल आउट और 4D को ले आएंगे लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। 6D माइनस 4D यानी 2D इज इक्वल टू 12। दिस इंप्लाइज दैट D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, हम खाली इसको जो है लिखते आ रहे हैं। अब D की वैल्यू हमें मिल गई 66, D की वैल्यू मिल गई 6, तो D की वैल्यू यहां रख दो। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। D की वैल्यू जब यहां रखोगे तो A प्लस 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 16। 12 ले जाओ राइट में तो ये आ जाएगा 16 माइनस 12। A की वैल्यू आ जाएगी 4। A की वैल्यू हमें मिल गई 4, ठीक है। अब यहां पे रिक्वायर्ड AP क्या होगा? रिक्वायर्ड AP A है हमारा 4 और कॉमन डिफरेंस है 6, तो 4 में 6 ऐड करो 10, 10 में 6 ऐड करो 16, 16 में 6 ऐड करो 22। इस तरह की हमें जो है वो AP मिल जाएगी, और यही हमसे कह रहा था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्या दे रखा है? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ये एक AP दे रखा है, इसके लास्ट से हमें 20th टर्म निकालना है। तो समझो, ठीक है। देखो आमतौर पे इस तरह से चल रहा है ना, जब हमें लास्ट से निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसको उल्टा लिख लेते हैं। उल्टा लिख लेते हैं ना, तो उल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा? 253, और इससे पहले वाला कौन सा होगा? देखो ये बढ़ती हुई जा रही है, और 3 में क्या ऐड कर रहे हैं कि 8 मिल रहा है 5, 5 8 में क्या ऐड कर रहे हैं? 13 मिल रहा है 5। तो इसका मतलब इससे जो पहला टर्म होगा वो 5 कम होगा। तो 253 में से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना बचेगा? 3 2 5, यानी ये बचेगा 248, ठीक है। इस तरह से मिलेगा 13 8 3। अब ये हमें सीक्वेंस मिल गई। अब हमें क्या करना है? सिंपल फार्मूला लगा देना है। तो 20th टर्म चाहिए हमें, तो अब इसमें 20 टर्म क्या आएगा? A20 इज इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1D। अब यहां पे A हो जाएगा हमारा 253 प्लस 20 में से 1 गया 19, और D क्या आएगा? अब देखो ये वाली चीज नहीं देखनी है, इसमें से D नहीं लेना। अब हमारे लिए जो AP बन गया है वो ये बन गया है, तो इसमें जो D होगा वो क्या आएगा? इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो आएगा तो 5 ही, लेकिन माइनस का 5 आएगा, क्योंकि इससे हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 253 माइनस, यह आएगा 5 9 जा 45, 45 का 5 4 बचेगा, 5 1 जा 5 प्लस 4 9। अब हम लोग क्या करेंगे? 253 में से 95 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यह आएगा 25395। 13 में से 5 गए 8, यहाँ बचा 4 4 यानी 1 कैरी कर लेगा 14, 14 में से 9 जाएगा बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 1, तो ये आएगा 158 820।
तो जब भी हमसे लास्ट से पूछे कोई भी चीज तो हम सीक्वेंस को उल्टा करके लिख लेंगे, उल्टा करके लिख लेंगे, फिर नई सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम चीजें करेंगे। ठीक है, तो यहां पे इस तरह से लिख लेंगे 20th टर्म फ्रॉम दी लास्ट नंबर या लास्ट टर्म इज 158। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्या दे रखा है? द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। तो उस एपी के फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करो जिसमें से ये चीजें हमें दे रखी हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले सॉल्यूशन डालेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है? किसी सीक्वेंस का A4 यानी A4 प्लस A8 दे रखा है 24 एंड A6 प्लस A10 दे रखा है 44। ये हमारा क्या हो जाएगा? A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D। देखो फार्मूला होता है, याद रखेंगे, कभी कभी हम लोग शॉर्टकट में इस्तेमाल कर लेते हैं। n-1D, n-1 यानी यहां पे जो होगा उससे एक कम, तो यहां पे 4 है तो एक कम यानी 3D। ये आएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 24 एंड ये आएगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। ये इंप्लाई करेगा 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24 एंड ये इंप्लाई करेगा 2A प्लस 9 प्लस 5 होता है 14, D इज इक्वल टू 44। ठीक है, अब यहां पे 2 से डिवाइड कर दो तो ये इंप्लाई करेगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 एंड इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। दिस इंप्लाइज दैट, इन दोनों को हम लोग साथ साथ लिख लेते हैं, वी गेट A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। इसको नीचे लिख लेंगे A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल आउट, 7 में से 5 गया तो बचेगा 2D और 22 में से 12 जाएगा बचेगा 10। दिस इंप्लाइज दैट D इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, और इसमें से हम एक को मान लेते हैं इक्वेशन 1, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम D की वैल्यू पुट कर देंगे तो A की वैल्यू क्या मिल जाएगी? A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। A आ जाएगा 25, 12 माइनस 25, तो A की वैल्यू आ जाएगी 25 में से 12 जाएगा तो बचेगा हमारा 13, वो भी माइनस का, तो A की वैल्यू मिल गई ये। तो यहां पे फर्स्ट 3 टर्म्स क्या आएंगे? फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होंगे? ए होगा हमारा 13, इसमें D ऐड कर दो यानी 13 में 5 ऐड करेंगे तो -8 होगा, फिर 5 ऐड करेंगे तो -3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्या दे रखा है? सुब्बा राव स्टार्ट वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। तो सुब्बा राव जो है वो 1995 में काम करना स्टार्ट किए थे, जबकि उस वक्त एनुअल सैलरी 5,000 रुपया थी। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल जो है 200 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ गए। ठीक है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। तो सोचो, देखो 1995 की बात कर रहा है तो हमें उससे लेना देना है ही नहीं, हमें बस इससे लेना देना है। तो फर्स्ट टर्म क्या था? यानी शुरुआत हुई थी 5,000 से, तो A मिल गया हमें 5,000। अब हर साल 200 रुपया बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है 200 का, तो D हो गया हमारा 200, कॉमन डिफरेंस क्योंकि यही ऐड होता जा रहा है। A मिल गया, D मिल गया, हमें निकालना है N, और AN हमें दे रखा है 7,000। ठीक है, सिंपल फार्मूला, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1D। AN दे रखा है 7,000 और ये दे रखा है 5,000
प्लस n माइनस 1 और d दे रखा है 200। इसको लेफ्ट में ले आओ, 7000 में से 5000 जाएगा तो कितना बचेगा 2000, और यहां पे n माइनस 1 200। तो n माइनस 1 जो है ये जो मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो डिवाइड में 2000 डिवाइडेड बाई 200, 2 जीरो कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, तो n माइनस 1 आ जाएगा 10, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 1 जो कि है 11, और हमें यही चाहिए था। तो कौन से साल में 7000 बन जाएगी 11th ईयर, 11th ईयर, यानी 1995 में अगर हम 11 जोड़े तो आएगा 2006, तो 2006 में जो है 7000 रुपया उसकी सैलरी हो जाएगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्या दे रखा है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। किसी साल के पहले वीक में रामकली ने 5 रुपए सेव किए, ठीक है, गृहिणी रही होंगी, हाउस वाइफ, तो 5 रुपए उसने पहले वीक में सेव किए। देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। तो पहले हफ्ते में अगर उसने 5 रुपए सेव किए तो अगले हफ्ते में प्लस इतना, यानी 6.75 सेव करेगा उसके अगले हफ्ते, इसमें और है ये ऐड कर दो, ठीक है। इफ इन द nth वीक मतलब कोई भी हमारा रैंडम वीक, हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75, तो उस हफ्ते उसने जो सेविंग की थी वो 220.75 थी। फाइंड n की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कितने हफ्तों के बाद जो है उसकी सेविंग हम वीकली इतनी हो जाएगी। तो जो चीज़ें दे रखी हैं, ए दे रखा है 5, कॉमन डिफरेंस यानी डी दे रखा है 1.75। अभी हम इस सिंबल को थोड़ा सा इग्नोर करते चलेंगे क्योंकि नहीं तो दिक्कत करेगा, ठीक है, लास्ट में लगा देंगे। और वैसे भी एन की वैल्यू में इसमें रुपीज नहीं आएगा क्योंकि वो तो नंबर है, ठीक है। तो सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, और ए एन हमें क्या दे रखा है 20.75, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 20.75 इज इक्वल टू ए मतलब 5 प्लस n माइनस 1 और d जो है वो है हमारा 1.75। इसको लेफ्ट में ले आओ तो 20.75 माइनस 5 n माइनस 1 1.75। तो n माइनस 1 20 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 15.75 अपॉन 1.75। यहां पे देखो इसमें से हमने इसको माइनस किया तो ये बचेगा, और ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आ गया डिवाइड में। डेसिमल के बाद इधर भी 2 नंबर है, डेसिमल के बाद इधर भी 2 नंबर है, तो डेसिमल हटा दो। अब इसको डिवाइड करो 5 से, तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 5 3 जा 15, 2 बचेगा, 5 5 जा 25। इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 5 में 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड कर दो, 5 7 जा 35 और ये आएगा 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, और ये 7 से डिवाइड कर दो तो 7 के टेबल में 63 कब आता है 7 9 जा 63। तो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो गया, या पहले ही कोई चूंकि 25 का भी टेबल आसानी से याद हो जाता है तो 25 से भी हम लोग डिवाइड कर सकते थे। n माइनस 1 जो है ये हमारा हो गया 9। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 10, और ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें n की वैल्यू ही चाहिए थी और वो हमने निकाल ली।